हेलो बच्चों। तो नीट 2027 डॉक्टर 50 बैच में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर का लेक्चर 5। आज हमारा शुरुआत होगा। अभी तक जो हम लोग कंसेप्ट सीख के आए हैं उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे स्टैंडर्ड लेवल के, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके जेई और नीट में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे, जिसको आप लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के नाम से जानते हो। वहीं पे हम फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यानी कि 3D स्पेस में भी आपको बताएंगे कैसे कंपोनेंट निकालते हैं। वहीं उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन पढ़ते हुए आज के लेक्चर को एंड करेंगे। यानी कि हमारा 2 टॉपिक मेन रहेगा और तीसरा में मतलब 3 पार्ट में लेक्चर होगा। पहला पार्ट में जो अभी तक कंसेप्ट सीख के आए हैं उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस होगा। सेकंड पार्ट में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यानी कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का पढ़ाई करेंगे और तीसरा पार्ट में हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यानी कि 3D स्पेस में कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे और उसी टॉपिक में वो डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पढ़ते हुए क्वेश्चन करवाते हुए लेक्चर खत्म करेंगे। ये हमारा आज का प्लानिंग है। अगर भाई आप चैनल पे पहली बार आओगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक कर लीजिएगा फटाफट सेशन को लाइक कर लीजिए। अब देखो भाई, अब स्टार्ट करते हैं इस वेक्टर के 5वें लेक्चर को क्वेश्चन के साथ। आप लोग अभी तक क्या क्या पढ़ के आ चुके हो जी? अभी तक क्या क्या पढ़ के आ चुके हो? मतलब न्यूमेरिकल वाला पार्ट में यूनिट वेक्टर निकालना सीख चुके हो, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीख चुके हो, किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना सीख चुके हो और रिजल्टेंट का डिफरेंट केस निकालना सीख चुके हो। हाँ, एक बात और रिजल्टेंट से याद आया, आज ही के लेक्चर में आप लोग अभी तक वेक्टर सम पढ़े हैं, यानी कि 2 वेक्टर का सम पढ़े हो। आज के लेक्चर में 2 वेक्टर का सब्सट्रैक्शन पढ़ोगे। ठीक है वो भी एकदम मिलता जुलता ही, बस थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस है, वो भी आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपके नजरों के सामने? देखो, बोला गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ पेयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ पेयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर गिवन। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का पेयर दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड, ध्यान से सुनिएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं भी लिखा होता तो कम से कम यहाँ साफ साफ पता भी चल रहा है, और नहीं भी लिखा होता फिर भी पता है कि डिस्प्लेसमेंट किसका एग्जांपल होता है? वेक्टर क्वांटिटी का। तो देखो यार, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है कि उसका मैग्नीट्यूड का पेयर दिया है, उसके मैग्नीट्यूड का पेयर दिया हुआ है। यानी कि मान लो कि 2 वेक्टर में, 2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए था तो दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा? बी होगा। तो यहाँ जो तुम्हारा पेयर दिया हुआ है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का पेयर है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है। यानी कि आपको इन चारों ऑप्शंस में ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है। क्या ए को ही हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और बी को भी बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी? अब यहाँ से बात समझ में आ गया कि यहाँ 4 पेयर में ए और बी, यानी कि चारों पेयर को ए और बी के रूप में कैसे देखना है। अब जाके आपसे पूछ रहा है कि कौन ऐसा पेयर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो कैन नॉट बी एडेड टू ए क्या बोल रहे हैं भाई? कौन ऐसा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का पेयर है जिसको हम जोड़ नहीं सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर पाने के लिए? यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर किसका सम नहीं देगा, यही बात कह रहा है ना। आप सबको हम बताए थे भाई, जब कभी भी 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दे, जब कभी भी 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर दिया जाए, 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड देके अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ यार इसका रिजल्टेंट कहां से कहां जाएगा, यानी कि रेंज ऑफ रिजल्टेंट की बात कल वाला क्लास में करवाए थे। आप सबको पता है, इधर थोड़ा कंसेप्ट रिवीजन करें तो रेंज ऑफ रिजल्टेंट क्या है बाबू रे? रेंज ऑफ रिजल्टेंट कहां से कहां वैरी किया था? आर मिनिमम से कहां बाबू रे? आर मिनिमम से आर मैक्सिमम। अरे आर मिनिमम का मतलब क्या होता था? ए माइनस बी। अगर 2 वेक्टर, भाई स्मॉल में लिखने ज्यादा बेटर है, कैपिटल में लिख देते हैं, कैपिटल में ही सिखाए आप लोगों को। आपको पता है ना बाबू रे कि यहाँ जो लेते हैं वो ए माइनस बी से कहां जाएगा? ए प्लस बी। यही ना सिखाए थे पिछला क्लास में। यानी कि आपको एक एक करके चेक कर लेना है कि इन दोनों मैग्नीट्यूड से रिजल्टेंट का कहां से कहां तक का वैल्यू पॉसिबल होगा। यहाँ देखो, अगर मिनिमम चाहिए तो एक वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, एक 16 सेंटीमीटर है। मिनिमम के लिए क्या करना होगा? ए माइनस बी का मॉड, यहाँ ए माइनस बी। मान लो तुम इसको ए मानते हो इसको बी, तो भाई वैसे कितना माइनस करके लाता? -12 आता, लेकिन मॉड में ले जाओगे तो +12 हो जाएगा। यानी कि यहाँ कहां से कहां, 12 से कहां जाएगा इसका रिजल्टेंट?
20, यानी कि रिजल्टेंट का वैल्यू आपको 13 सेंटीमीटर का चाहिए था। कितने का चाहिए था? और यहाँ रिजल्टेंट 12 से 20 के बीच का कोई भी नंबर पॉसिबल है, तो क्या ये आपका दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? दे पाएगा। लेकिन आपको कौन सा चाहिए था? जो नहीं दे पाएगा वो ना चाहिए था। अब आगे चेक करो, इन दोनों का बाबू मिनिमम से मैक्सिमम निकालो। मिनिमम कहां से जाएगा? 13 से कहां जाएगा? 27, यानी कि 13 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, और 13 और 27 के बीच का भी हो सकता है। यहाँ 13 चाहिए था, तो ये भी तुमको दे दिया कि नहीं दे दिया? अगला नंबर कौन है बुआ? 1 और 15 है। कौन है बुआ रे? तो यहाँ मिनिमम क्या आएगा? 14 से लेके कहां तक जाएगा? तो 16। आप ही लोग बताओ, आपको क्या चाहिए? रिजल्टेंट जिसका वैल्यू 13। क्या 14 से 16 के बीच में 13 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। नहीं ना आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या ये अपना क्या नोट वाला पूछा गया था, यानी कि जो नहीं हो सकता है, क्या अपना आंसर यही हो जाएगा? अब समझ में आया कैसे डील करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का? कल भी किए थे प्रैक्टिस, आज भी कर लिए। आता है भाई इस टाइप का क्वेश्चन, बना ले जाओगे। अब जाके यहाँ से बात किसका चेक कर लो ना भाई। मिनिमम कहाँ जाएगा? 2 जाएगा। 2 से कहाँ होना चाहिए? यानी कि 2 से लेके 14 के बीच में कोई भी नंबर इसका रिजल्टेंट दे सकता है। आपको कितना चाहिए था? 13 चाहिए था। ये बात समझ में आ गया भाई? आप लोगों को समझ में आ गया तो पॉज करके लिखो। अब आगे बढ़ाते हैं बाबूडे। अगला क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है बस। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बढ़िया तरीका से इसको देखना पड़ेगा। देखो भाई, बोल रहा है आपसे, इफ टू फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक बात तू लोगों को बताए थे, सेम डायरेक्शन में रहता था तो कौन सा वेक्टर होता था? पैरेलल वेक्टर। अपोजिट डायरेक्शन का जिक्र करते ही का मतलब कौन सा वेक्टर? एंटी पैरेलल। याद आ रहा है? ये भी बताए थे कि सेम डायरेक्शन अगर लिखा रहेगा वेक्टर वाला क्वेश्चन में, यानी कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री। अपोजिट डायरेक्शन लिख दिया, उसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 180। याद आ रहा है? यहाँ क्या बोल रहा है तुमसे कि 2 फोर्स है। अरे भाई लिखा हुआ, यहाँ देखो, यहाँ 2 फोर्स है बुआरे, जो किस डायरेक्शन में लगता है? अपोजिट डायरेक्शन। बस इस वर्ड से हमको पता चला कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल जो लेना है, कितना लेना है? 180 डिग्री लेना है। ये बात पता चला। अब तुमसे यहाँ बात करते हैं कि 2 फोर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो उसका रिजल्टेंट कितना आएगा? 10 न्यूटन। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? दोनों फोर्स एक प्रकार का वेक्टर, यानी कि दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट का मतलब सम होता है ना, रिजल्टेंट का मतलब सम होता है। 2 वेक्टर का सम क्या रिजल्टेंट कहलाएगा? जब 2 फोर्स, यानी कि फोर्स को हम वेक्टर के निगाहों से देख रहे हैं। किसके निगाहों से देख रहे हैं? वेक्टर, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब 2 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि 180 डिग्री पे लगेगा, तो उसका रिजल्टेंट कितना आएगा? 10 न्यूटन। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि भाई 2 फोर्स। अब सुन लो 1 मिनट बाबू रे, तुम लोगों को बताए थे कि रिजल्टेंट कंसेप्ट रिपीट करवा रहे हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था? a² + b² + 2ab cos थीटा। तुमको ये भी पता है कि थीटा अगर 180 डिग्री हो, थीटा कितना हो, तो यही रिजल्टेंट नहीं रह के क्या बन जाता था? मिनिमम रिजल्टेंट। क्या बन जाता था? मिनिमम रिजल्टेंट का फॉर्मूला बनता था बुआ, अगर देखा जाए तो मॉड ऑफ a - b। यही ना हम आपको याद करवा के भेजे हैं। तो यहां से जो बोला है कि 2 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, 2 फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ उसका रिजल्टेंट यानी कि r का वैल्यू कितना दिया है? अब हम अगर 2 फोर्स में एक फोर्स को a मान लेते हैं, दूसरा फोर्स को b मान लेते हैं, तो क्या यहाँ पे a - b का वैल्यू कितना दे दिया है? 10। ये हम बोल सकते हैं। सॉरी क्या? ठीक है, तो है रिजल्टेंट a - b है ना होता है, तो a - b का वैल्यू कितना दे दिया है? 10 दे दिया है। ये बात समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। इफ दे एक्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इफ दे एक्ट का मतलब दोनों फोर्स अगर एक दूसरे के कैसे लग रहा होगा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर लग रहा होगा। उस टाइम रिजल्टेंट उसका कितना आया हुआ रे? 50 आया। अब इसी फॉर्मूला में, बस इसी फॉर्मूला में आगे बढ़ाएं। अगर तुम थीटा 90 डिग्री ले लेते हो, तुम ही बताओ ना यार, आर का वैल्यू क्या बन के आएगा? √a² + b² बन जाएगा। अब बोलोगे सर 2ab cos थीटा का क्या होगा? तो यहाँ पे जब थीटा 90 डिग्री लोगे तो ये पूरा का पूरा 0 कर देगा कि नहीं कर देगा? cos अब की बार 90 डिग्री में थीटा 90, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। इस 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल क्या 0 आएगा, यानी कि रिजल्टेंट का वैल्यू कितना? √a² +
बी स्क्वायर होता है। तो तुमको क्या यहाँ जो कंडीशन दिया है कि जब वो वाला फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा तो उस टाइम में रिजल्टेंट दरअसल इस निगाहों से ना तुमको देखना पड़ेगा रिजल्टेंट को, यानी कि रिजल्टेंट का वैल्यू कितना 50 न्यूटन जो दिया है, दरअसल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ना वैल्यू 50 दिया हुआ है बुआरे। इसको देख के बताओ हाँ या ना, ये बात समझ में आया। अब जाके यहाँ से बात करते हैं। तो पूछा है कि उन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी कि ए और बी का वैल्यू पूछा है, यही ना पूछा है। अब यहाँ से बात करते हैं, देखो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 2500 इधर होगा क्या। अब हम तुमसे बोलते हैं क्या इसी को अगर लिखने का कोशिश करें तो ए माइनस बी बराबर 10 लिखोगे। यहाँ से हम तुमसे बोलते हैं मान लो कि भाई बी का वैल्यू अगर निकालने का कोशिश करो तो क्या हो जाएगा, ए माइनस 10 हो जाएगा। अब करो कुछ नहीं, देखो जहां ए स्क्वायर है वहां छोड़ दो, लेकिन जहां भी बी स्क्वायर है वहां ए माइनस 10 का होल स्क्वायर करोगे। अब आंसर निकाल लो बाबू, आंसर आ जाएगा। यस और नो हमको बनाना पड़ेगा कि होमवर्क छोड़ दे, यहाँ से होमवर्क छोड़ दे के बनाना पड़ेगा। होमवर्क रहेगा बुआ, करना कुछ नहीं है। इसी देखो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर छोड़ो, जहां भी बी स्क्वायर है वहां इसका स्क्वायर कर देना, इस पूरे का स्क्वायर कर देना और आंसर ला लेना है, निकाल ले जाओगे। अब इसके बाद रहेगा होमवर्क। ऑनलाइन वाले बच्चों अगर आपसे नहीं बनेगा तो जरूर कमेंट में लिख देना कि सर ये क्वेश्चन सेकंड था ना आज का, सेकंड नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए। ये आपको अगर नहीं बनेगा तब जाके कमेंट में लिख देना, ठीक है बुआ। अब जाके यहाँ से आगे बढ़ाएं, यहाँ तक रिवीजन हो रहा है बढ़िया से, देख रहे हो ना क्वेश्चन किस तरीका से आपको लेंदी भाषा में दे सकता है या फिर टेक्निकल कैसे दे सकता है, देख रहे हो। अब चल मेरे भाई अगला क्वेश्चन इसको बनाना है। इस क्वेश्चन को बनाओ, इससे पहले मेरा एक कंसेप्ट हमको ही याद दिला दो। दोबारा तुमसे अगर बोला जाएगा वेक्टर ए गिवन है सर, वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप, फाइंड यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर ए। तो तुम इसको क्या देख भाई, वेक्टर ए तुम्हारा दिया हुआ है और क्या पूछ लिया है, यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर ए। क्या इस यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर ए, इतना भाषा को रिप्रेजेंट हम ए के ऊपर टोपी से दिखाते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला क्या होता था बताए थे, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए वो सेम वेक्टर ऊपर में लिख दो और डिवाइड कर दो। हाँ तो चलो भाई उस वही सेम वेक्टर ऊपर में लिखना होता है, उसको डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। एक कंसेप्ट तो ये पता था। चलो अब दूसरा बात, इफ वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, दूसरा वेक्टर बी जो है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये बात समझ में आया। अब आपसे बोला जाएगा कि फाइंड यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर ए प्लस बी। ये क्या बोल दिया बउआ रे, यहाँ कंसेप्ट छिपा है जो हम कंसेप्ट ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर वो याद नहीं रहेगा तो मोए मोए करोगे तो लोग को हम एक बात बताए थे कि कोई भी दो वेक्टर गिवन रहेगा, किसी भी दो वेक्टर का सम ऑलवेज एक तीसरा वेक्टर होता है, बोले थे यस और नो। किसी भी दो वेक्टर का सम ऑलवेज एक तीसरा वेक्टर होता है, बोले थे। यहाँ तुम ए और इसका क्या मतलब निकालोगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी का ही ना सम निकालोगे। इसका मतलब जब दो वेक्टर का सम निकालोगे क्या तीसरा को एक नया वेक्टर देगा। हम मान लेते हैं वो तीसरा वेक्टर, मान लेते हैं कि वो तीसरा वेक्टर सी है, क्या मान लेते हैं। अब वही बात हो गया कि यूनिट वेक्टर निकालना है एलोंग वेक्टर सी, यूनिट वेक्टर निकालना है एलोंग वेक्टर सी। इसको हम क्या सी कैप बोल सकते हैं। सी कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर सी। इसको डिवाइड किससे करना होगा, मॉड ऑफ सी से डिवाइड करना होगा या नहीं करना होगा। ये बात समझ में आया, सिंपल सा। अब तुमको यही सिखाना था यार कि सी कैप किसको माने थे तुम, इस यानी कि अब क्या करना है, सी कैप निकालने के लिए तुमको सी वेक्टर लेना है। सी वेक्टर कितना, ए प्लस बी लेना होगा और उसको डिवाइड करना है इसी ए प्लस बी लाने के बाद जो मैग्नीट्यूड होगा उससे। अब तुमको हम सिखा चुके हैं कि जब दो वेक्टर रहेगा भाई तो सेम एक्सिस वाले को जोड़ना या घटाना होता है, सेम एक्सिस वाले को जोड़ना या घटाना होता है। समझ में आ रहा है। सी वेक्टर कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे तो भाई सी वेक्टर कैसे निकलेगा सर, सी वेक्टर निकलेगा सर इस, देखो आई वाला जुटेगा आई वाला के साथ, आई वाला जुटेगा, अगर माइनस रहता तो आई वाला माइनस होता आई वाला के साथ। ये बात समझ में आया। तो देख भाई ए एक्स बी एक्स जुटेगा कि नहीं जुटेगा, ये जुट के क्या बनाएगा, आई बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब देख बाबू रे
भाई इतना गंदा बुखार है, घुटना में दर्द हो रहा है, बूढ़ा बना दिया है भाई। हाँ, जैसे एजेड आदमी को घुटना में दर्द होता है ना, इतना ज्यादा वीक किया है ना कि घुटना दर्द करता है। अभी चल जैसे जितना चल रहा है उतना मूवमेंट कर रहे हैं उतना ही दर्द कर रहा है। इसलिए क्लास लेने का इच्छा नहीं कर रहा होता अभी फिलहाल। क्या कुर्सी ला दे, मतलब बकलोल गिरी नहीं है छोड़ेगा तो। अब देख भाई यहाँ क्या बताया है, सेम एक्सिस वाले को जोड़ते हैं, फिर अगला नंबर किसका है, ए वाई। ये हालांकि हमको बस लिख देना चाहिए, क्या कि हम पिछला क्लास में बता चुके हैं ये कैसे दो वेक्टर को जोड़ते हैं। फिर यहाँ क्या करेंगे, ए जेड बी जेड के हो जाएगा, यही बात वो करवाए थे। अब तुम जो ये निकाल रहे हो सी, यही दरअसल इसी सी को ना तुम ए प्लस बी लिखोगे यार, इसी सी को ना तुम ए प्लस बी लिखोगे। अब क्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यस और नो, निकल जाएगा। अब मान लो तुमको यहाँ पे अब तीसरा पैटर्न दे, यहीं से फिर से एक कंसेप्ट के रूप में तीसरा इसका वर्जन दे। भाई पॉज करके लिखो पहले, यहाँ तो मजा आ गया होगा ना इस कंसेप्ट में, मजा आ गया होगा इस कंसेप्ट पे, बनाया था फील आया क्वेश्चन में, सीखना है भाई। अब देखो, अब आपको एक नया पैटर्न यहाँ जो आपका दिमाग घुमा सकता है वो बताते हैं। अब मान लो फिर से कि तुम्हारे सामने इफ, ये कंसेप्ट के रूप में ही लेना, इफ ए बराबर कितना है बहु, अरे एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तुम्हारे सामने बाबू मान लो बी बराबर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ध्यान से देखते जाओ, अगर आपसे पूछेगा फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, देख लो बस पैटर्न देखो, पिछला पैटर्न से ये पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंस है। एहतसाम टेंशन नहीं लेना है, सेम क्वेश्चन को खुद से एक बार वीडियो का सहारा लेना, 2x कर देना घर पे जाके, अब एक काम करना बाबू, दोबारा उसको रिपीट कर दीजिएगा। शुरुआत का 10-15 दिन आपको ज्यादा मेहनत करना होगा, तब जाके आपका जो दिमागी प्रोसेस है ना वो प्रोसेस कर पाएगा कि पैटर्न कैसे अप्लाई करना है। मेहनत करना होगा। सबसे पहले तो मेंटली स्टेबल हो जाओ, जो भी चल रहा है आपके खिचड़ी उसको पका लो बढ़िया से, उसके बाद वहां से स्टेबल होकर फिर पढ़ाई पे लग जाओ। 10-15 दिन आपको देना होगा प्रॉपर, ये बोलते हैं ना प्रॉपर तरीका में। अब उसके बाद अपने आप क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ से भी वही बात बोले हैं भाई, जब तुमको हम एक तरीका बताएं कि किसी दो वेक्टर का सम ऑलवेज एक तीसरा वेक्टर होता है, तो इसी प्रकार से किसी दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन भी ऑलवेज एक तीसरा वेक्टर होगा। ये लिखना पड़ेगा कि आप लोग जो बोले हैं इसको अपने भाषा में लिख लोगे भाई। भाई लिख देते हैं, भरोसा नहीं है ना रे, लिखेंगे। किसी दो वेक्टर का सम ऑलवेज एक तीसरा वेक्टर होता है। कहां जहां सम लिखे वहीं पे बुआ और करके सब्सट्रैक्शन भी लिख लेना। यानी कि तुमको याद रखना है किसी दो वेक्टर का सम या सब्सट्रैक्शन, किसी दो वेक्टर का सम या सब्सट्रैक्शन ऑलवेज एक तीसरा वेक्टर होता है। वही बात यहाँ पे देखो, तुमको यहाँ दिखाई दे रहा होगा a माइनस बी, हम इस a माइनस बी को फिर से मान लेते हैं सी वेक्टर। क्या मान लेते हैं, यानी कि तुमसे पूछ लिया यूनिट वेक्टर अलोंग सी, यूनिट वेक्टर अलोंग, तुम सबको पता है यार कि इस यूनिट वेक्टर अलोंग सी को अगर कहीं लिखा रहता यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर सी, इसका मीनिंग इसको रिप्रेजेंट करते हो तुम लोग सी कैप से, ये और सी कैप क्या हो जाता है, सी वेक्टर। के बारे में अब यहाँ देखो, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर सी को क्या सी क्या बोलते हो, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर सी को क्या कहते हो, सी क्या बोलते हो। और सी क्या क्या हो जाता है, यानी कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वही वेक्टर ऊपर लेते हैं और उसका मैग्नीट्यूड नीचे लेते हैं। अब तुमको पता है यार a माइनस बी का मतलब सब्सट्रैक्शन करना है या समेशन करना है, दो वेक्टर में कैसे करते हैं, सेम एक्सिस वाले का करते हैं। तो यहाँ से तुमको क्या a माइनस बी अगर निकालना पड़ा ऊपर को देखते हुए,
ए माइनस बी अगर निकालना पड़ा ऊपर को देखते हुए तो क्या करोगे, ए एक्स माइनस बी एक्स, ए एक्स माइनस आई कैप, फिर नियम कहता है प्लस लॉ, फिर क्या बोलना है ए वाई बी माइनस बी वाई, ए वाई माइनस ये आएगा जे कैप, फिर कौन बनेगा इधर ए जेड माइनस बी जेड, ये बनाएगा के, ले भाई यहाँ मोह में हो गया, खैर कोई बात नहीं, ये बात समझ में आया कैसे करना है। अब जाके तुमको ये जिसको तुम सी वेक्टर माना है, दरअसल सी वेक्टर जिसको माना है वो दरअसल क्या बन गया, ये बन गया कि नहीं बन गया। अब यहाँ से आपको सी कैप अगर चाहिए तो कुछ नहीं करना है, सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ सी करना है, बात खत्म। यानी कि मॉड ऑफ सी यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई ऊपर सी वेक्टर का मतलब जो वेक्टर तुम निकाले वो वेक्टर निकल जाएगा क्या। यही पूरा तीनों कंसेप्ट पे बेस्ट अभी एक क्वेश्चन करवाते हैं भाई, पॉज करके लिख लो और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, अगर वेक्टर ए बराबर इतना दिया हुआ है, वेक्टर ए बराबर इतना दिया हुआ है और वेक्टर बी बराबर इतना दिया हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दे दिया है, तब जाके आपसे क्या पूछा है कि भाई फाइंड करके बताओ एक यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यही ना बोला है। यानी कि तुमको जो दो वेक्टर ए और बी दिया है उसका सब्सट्रैक्शन यहाँ है कि नहीं है। हम क्या बोले थे, दो वेक्टर का सम हो या दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन हो, ऑलवेज एक तीसरा वेक्टर देता है, उसको हम सी मान लें, मान सकते हैं। अब सबसे पहला काम होगा तुम्हारा ए माइनस बी निकालना, सबसे पहला काम क्या होगा ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होता है, सेम एक्सिस वालों के बीच माइनस करना होता है, सेम एक्सिस वालों के बीच, यानी कि तीन, देखो तीन के साथ आई है, तीन के साथ, तो इसमें से माइनस करेंगे इधर जो आई वाला होगा वही, तो 3 माइनस 2 क्या होगा बुआ, इससे माइनस करेंगे इस आई वाले का। अब नियम कहता है प्लस लाने के लिए, उसके बाद जे वाला आ गया, दो में से कितना आएगा बुआ रे 3, यहाँ जे हो जाएगा। अब देखो यहाँ जे में कुछ नहीं है तो जीरो मान लेना है, तो यहाँ प्लस का साइन नियम कहता है जीरो। अब देखो बुआ नियम से माइनस करना है, यहाँ ऑलरेडी माइनस था, तो क्या ये ऐसे हो जाएगा क्या, देख के बताओ तो। ये हम क्या कर दिए हैं पता भी चला तुम लोगों को, अगर नहीं जिसको पता चला तो कंपेयर कर लेना। क्या इस वेक्टर को देख के क्या तुम ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के अगर निकालोगे तो तुम क्या करोगे, ए एक्स का वैल्यू यहाँ से देख के बताओ कितना हो जाएगा, इसे कंपेयर करो, क्या 3 हो जाएगा। इधर देखो ए वाई का वैल्यू कंपेयर करके बताओ 2 हो जाएगा, ए जेड का वैल्यू 0 हो जाएगा क्या। अब बी वेक्टर को कंपेयर करना है तो बी वेक्टर को कंपेयर करेंगे इससे, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, यहां से कंपेयर करोगे तो बी एक्स का वैल्यू कितना होगा बताओ जल्दी से, 2, बी वाई का वैल्यू कितना होगा बताओ जल्दी से, लेकिन भाई बी जेड का जो वैल्यू होगा वो कितना -1 होगा क्या। पिछला क्लास का कहानी याद है, यहाँ कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो सर 1 दिख रहा है, और नियम कहता है प्लस में होना चाहिए, लेकिन अगर माइनस में यानी कि -1 अपना बीजेड हो जाएगा, यही बोले थे। यानी कि भाई आई एक्सिस के साथ जो होता है वो एक्स वाला हो जाता है, यानी कि बी वेक्टर लिख रहे हैं आई एक्सिस के साथ वाला बी एक्स लिखते हैं, वाई एक्सिस के साथ वाला बी वाई लिखते हैं, जेड एक्सिस के साथ वाला बी जेड लिखते हैं। क्या उस बेसिस पे ये सब हो जाएगा। और तुमको अभी तुरंत क्या पढ़ाए थे यहाँ पे देखो तो क्या होता है, ए एक्स माइनस बी एक्स आई, ए वाई माइनस बी वाई जे, ए जेड माइनस बी जेड होता है रे। तो यहाँ क्या कर दिए हम, कुछ और थोड़े ना नया किए हैं, ए जेड अपना 0 है, ए जेड कितना है 0, माइनस बी जेड माइनस अब बी जेड का ना वैल्यू -1 है, तो ये करेंगे तो भाई अब आंसर निकालेंगे यहाँ से। तू दोनों पे ध्यान रहता है भाई, तू है दूरो है तो चौनिया मुस्कान मारिए लेता है, लत खोर हो गया है। लेकिन अब देखो इसको माइनस करेंगे कितना 1 आई होगा, इसको देखो 2 में से 3 जाएगा कितना -1 होगा क्या, यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस के हो जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे 1 आई है छोड़ो ना भाई, यहाँ माइनस जे हो जाएगा, यहाँ प्लस के हो जाएगा, ये किसके बराबर, क्या इसी को तुम सी माने थे। अब जाके तुमको सी नहीं चाहिए, तुमको यूनिट वेक्टर अलोंग दिस, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस, इस लैंग्वेज का मतलब समझाए थे। यूनिट वेक्टर इतना के बदले में, अभी हम इस पूरा को मान लिए हैं सी, तो इतना के बदले में हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो सी कैप रिप्रेजेंट करेंगे, सी कैप क्या हो जाएगा, सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ सी हो जाएगा क्या। यानी कि सी वेक्टर कितना है बुआ, कितना निकाले हो जल्दी बताओ, आई माइनस जे प्लस के, अब मैग्नीट्यूड ऑफ सी, यानी कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो तू लोग बताओ यार, अंडर रूट, उसके बाद आई के सामने नहीं पूछा तो 1 है 1 का स्क्वायर, इसके सामने नहीं पूछा तो सर
-1 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 का स्क्वायर, कितना आएगा रे? √3 आएगा क्या? यानी कि √3 से सब जगह डिवाइड कर दो। क्या यही सी कैप दे देगा? क्या तुम सी कैप को ही a-b माना था? बात समझ में आया? अब ऐसे करके बन जाएगा क्वेश्चन, देख लो एक बार। नीट का क्वेश्चन कर रहे हो, एकदम लॉलीपॉप नहीं है मिलेगा, थोड़ा सा दिमाग घुमाएगा वो। नीट लेवल का तैयारी कर रहे हो, नीट का क्वेश्चन कर रहे हो, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना होगा, बना ले जाओगे। आगे बढ़ाएं। तो शाम आपको भाई बार बार बोल रहा हूँ, सेम क्वेश्चन को खुद से 2 बार प्रैक्टिस करना है, आज से स्टार्ट कर दीजिएगा। तुम दोनों को भी बोल रहे हैं बुआ रे, प्रैक्टिस करोगे तभी बढ़िया बन पाओगे। आगे ले चले, चलो। इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ सम। क्या बोला है? मैग्नीट्यूड ऑफ सम, यानी कि तुम जिसका भी सम ले रहे हो उसका सम नहीं लेके मैग्नीट्यूड लेना है। सम का मैग्नीट्यूड का बात किया गया, सम का मैग्नीट्यूड। अच्छा, किसका सम बाबू रे? 2 यूनिट वेक्टर का। किसका सम? 2 यूनिट वेक्टर का। तुमसे हम एक बात पूछते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर किसको कहते हो? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। यहाँ जो बात किया गया अभी तक, बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड चाहिए किसका? सम का मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड? सम का। किसके सम का? हम मान लेते हैं कि सर लेट 1 यूनिट वेक्टर इज ए। लेट 1 यूनिट वेक्टर इज ए। क्या यूनिट वेक्टर को अगर ए मानते हैं तो ए के ऊपर क्या लगाना होगा? अनदर यूनिट वेक्टर, अनदर यूनिट वेक्टर, अनदर यूनिट वेक्टर इज बी। मान ले क्या? मान ले। अब तुमको बोला है कि तुमको चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ सम, यानी कि भाई इन दोनों वेक्टर का क्या चाहिए? सम का मैग्नीट्यूड। एक मिनट आगे बढ़ेंगे, पहले इन दोनों लैंग्वेज के अनुसार बोल रहे हैं, इन दोनों वेक्टर के क्या चाहिए? सम का मैग्नीट्यूड चाहिए, यही ना बोला गया है। हम मान लेते, आपको क्या बोले हैं, किसी भी 2 वेक्टर का जो सम होता है, क्या वो तीसरा एक वेक्टर होता है? किसी भी 2 वेक्टर का सम तीसरा वेक्टर होता है। मान लेते हैं जो सम ऑफ 2 वेक्टर, जो ई लैंग्वेज बोला है सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर, हम मान लेते हैं एक तीसरा वेक्टर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा वेक्टर सी हो जाएगा। तो सी को क्या लिखोगे सर? क्या सी यूनिट वेक्टर? देखो भाई, अगर 2 यूनिट वेक्टर का सम निकालेंगे वो भी एक यूनिट वेक्टर ही आएगा। क्या वो तीसरा यूनिट वेक्टर सी बन गया? इज इट पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल है। अब क्या बोला है सर कि जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे किसी भी 2 यूनिट वेक्टर के सम का, तो वो कितना आएगा? √2 आएगा। यानी कि बउआ ध्यान से सुनो, तुम इसका मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हो, किसी 2 यूनिट वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड, वो किसके बराबर आ रहा है? √2। यानी कि ये जो वैल्यू आया किसके बराबर आएगा बुआ रे? अब मनी यही बात हम कर रहे थे, तो बोला है ना दिया हुआ था। अब देखो वही हम सेम चीज कर दिए। अब जाके क्या बोला है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सट्रैक्शन। क्या पूछ लिया है? मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सट्रैक्शन। अब मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सट्रैक्शन का अभी कंसेप्ट तो वैसे नहीं बताए थे, लेकिन फिर भी अभी फॉर्मूला में हम लगा देंगे, बस फॉर्मूला में लगाएंगे, कंसेप्ट आज ही के लेक्चर में आगे बताएंगे। अब देखो बुआ, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, यहां से क्या करोगे ना, तुम एक बार बताओ, इधर छोड़ो, इधर अभी फंसने से ज्यादा बढ़िया है। अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का ऐसे मैग्नीट्यूड लिया जाए, क्या तुम इसी को आर बोलना जानते हो? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। क्या तुम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये जानते हो? a² + b² + 2ab cos थीटा। ये जानता है कि नहीं जानता है बुआ रे? ये जानता था ना। यहाँ भी क्या है, 2 यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड है, तो इसके बदला में क्या तुम यूनिट वेक्टर √ लेके इसका a का स्क्वायर कर सकते हो, यानी कि यूनिट वेक्टर a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर, फिर क्या करोगे 2ab cos थीटा कर सकते हो। यहां से इधर √2 हो जाएगा क्या? यस और नो? तुम बाबू रे इस अब की बात जो a है, इस a को क्या कहोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कहोगे, क्योंकि तुम जो a लिख रहे हो दरअसल इसका ना मैग्नीट्यूड लिख रहे हो। ये क्या था? यूनिट वेक्टर ना था। किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। b भी क्या है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या इसका भी 1 हो जाएगा बाबू रे? 2 इंटू a क्या है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, b क्या है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इंटू cos थीटा होगा कि नहीं होगा? ये ही बात यहाँ से फंसाने वाली बात थी। अब हम तुमको बोलते हैं सोल्व करो। यहाँ देखो √2 है भाई। एक मिनट, 1 + 1 कितना होगा? 2। इधर कौन बचेगा? 2 cos थीटा बचेगा। हम कहते हैं स्क्वायर करो दोनों साइड। हम क्या कहते हैं? स्क्वायर करोगे दो साइड, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो इधर वाला 2 बच जाएगा, उधर क्या बचेगा? 2 +
2 cos थीटा। देखो इस 2 को इस 2 में लाओगे भाई, इस 2 को इस 2 के साइड लाओगे, क्या ये हो जाएगा क्या? देखो तो बुआ, तू लोग इस 2 को इधर ले जाओगे -2, यानी कि ये 0, 0 बराबर 2 cos थीटा। देखो मैथमेटिकली चलते हैं, तो यहाँ से cos थीटा अगर निकालना पड़े तो भाई 0/2 करोगे, किसी भी नंबर से 0 को भाग लगा दो, वैल्यू 0 आएगा। वैल्यू कितना आएगा? अब भाई cos थीटा कितना लेते हैं तो वैल्यू 0 आना चाहिए, 90 डिग्री, यानी कि थीटा तुम कितना लाए हो? 90 डिग्री लाए हो। थीटा कितना लाए हो? 90 डिग्री लाए हो। ये बात समझ में आया? अब जाके यहाँ से आपको थीटा नहीं पूछा है, पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सट्रैक्शन। क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सट्रैक्शन। अब इस बात को सीखने के लिए तुमको अब हम सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर पढ़ाते हैं। अब इस बात को सीखने के लिए नया कंसेप्ट सीखना होगा आपको, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर, SUBS। क्या होगा रे अब तो? सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। बहुआ रे देखो, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर क्या है दरअसल? सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर क्या है दरअसल? सुनो, ये भी एक प्रकार का एडिशन वेक्टर ही है, ये भी एक प्रकार का, लेकिन किसके किसके बीच में? अगर वेक्टर ए प्लस या माइनस वेक्टर बी रहेगा, इसी को हम कह देंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। बात खत्म। ये भी रिजल्टेंट आर से ही डिनोट करेंगे, लेकिन भाई 1 मिनट के लिए समझो, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर क्या है? एक वेक्टर ए अगर प्लस में है तो दूसरा वेक्टर को भी जोड़ना ही है, लेकिन माइनस वाले वेक्टर को जोड़ना है। किसको? माइनस वाले वेक्टर को जोड़ना है। तो यहां से आपको भाई, अगर जो हम फॉर्मूला इधर पढ़ाए थे ना, आर बराबर, एडिशन वाला में क्या पढ़ाए थे? बोलते जाओ, देखो अंतर करके याद करवा देते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं याद करवाना पड़ेगा, या कुछ भी एक्स्ट्रा डायग्राम वायग्राम नहीं भी बताएंगे फिर भी काम निकाल ले जाओगे तुम लोग। यहाँ देखो आर बराबर क्या पढ़े थे, जल्दी बताओ। √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, यही पढ़ के आए थे ना। यहाँ पे भी भाई सेम ही होगा, बस अंतर इतना है कि वो प्लस माइनस हो जाएगा। a² करोगे b² करोगे, बस -2ab cos थीटा होगा। बात खत्म। सब्सट्रैक्शन वाले केस में -2ab cos थीटा होता है। क्या होता है? -2ab cos थीटा। एक चीज और रिलेट कर लेते हैं, यहाँ तुम क्या पढ़ा था बुआ? मान लो वेक्टर ए ये था, तो सर वेक्टर बी ये बन जा रहा था कि नहीं बन जा रहा था? तब जाके ये क्या यही रिजल्टेंट देता था कि नहीं देता था बुआ रे? क्या यही रिजल्टेंट होता था या नहीं होता था a + b के बराबर? यस और नो? यस और। लेकिन तुम सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर में क्या पढ़ रहे हो? देखो अच्छे से, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर में मान लो कि ये वेक्टर ए है, ये क्या है बुआ? और कायदे से ये वेक्टर बी था, कायदे से ये वेक्टर तुमको लेकिन चाहिए a - b। तुमको क्या चाहिए? a - b। इसी को ना कहते हो सब, a - b को हम कहते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर का मतलब क्या होगा बाबू? a - b। a - b को हम क्या कहते हैं? सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। तुमको ये भी बात बोले थे कि अगर कोई वेक्टर इधर की ओर है, इसको सीधे उल्टा डायरेक्शन में करना है तो माइनस साइन आ जाता है, बताए हैं। अगर कोई वेक्टर ऐसा है, इसको सीधे हम उल्टा करना चाहेंगे, हाँ, तो क्या हो जाएगा? माइनस डायरेक्शन में करने के लिए क्या? निगेटिव करना। माइनस डायरेक्शन का मतलब क्या है? वेक्टर जो इधर की डायरेक्शन में था, ये सीधे पलट गया क्या? यही, इसी को ना बोलते हैं माइनस डायरेक्शन में होना। यही बात यहाँ पे भी है। तो तुमको अगर वेक्टर ए या वेक्टर बी ऐसे देख के अगर a - b पूछेगा, तो यही डायग्राम बाबू क्या, यही सेम ऐसे लाइन अब की बार नहीं हो जाएगा? जो बी इधर की ओर था, क्या सीधे पलटेगा कि नहीं पलटेगा? अब जाके यहाँ से जो तुम रिजल्टेंट के लिए अपना दिमाग लगाओगे, रिजल्टेंट का दिमाग क्या कहलाता है? सेम ऑर्डर में नहीं हो कि अपोजिट ऑर्डर में जोड़ना होता है वो लाइन को। क्या वो रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा? और वही रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये देगा कि नहीं देगा? यस और नो? हो जाएगा। अब यही बात तुमको बुआ था पिछला क्वेश्चन में लगाना था। तुमको लास्ट में आके क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सट्रैक्शन चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सट्रैक्शन का मतलब यहां से तुमको a - b चाहिए था कि नहीं चाहिए था? सब्सट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड यानी कि यूनिट वेक्टर a - यूनिट वेक्टर b का मैग्नीट्यूड ना। फॉर्मूला क्या कहता है बताना बाबू रे? a² + b² -2ab cos थीटा। जहां से भी तुम a लिख रहे हो, क्या वो यूनिट वेक्टर को लिख रहे हो? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ देखो -2 × 1 × 1 × cos कितना लाए हो? 90 डिग्री। अब देख भाई, तुम यहाँ से क्या देखे हो? सर 2, 1 + 1 2 माइनस, ये पूरा क्या पूरा 0 हो जाएगा। यानी कि बाबू रे a - b तुम कितना ला लिए? a - b का मैग्नीट्यूड कितना ला लिए? √2 ला लिए। आंसर बन गया क्या?
इधर देख के बताओ यस और नो, मनी इधर देख के बताओ। हेलो, नमस्कार सर, कैसे हैं सर? अभी हम क्लास ले रहे हैं, अभी वो जो सिस्टम में रखा हुआ है वो वाला व्हाट्सएप हम चेक कर लेंगे सर रूम पे जाके। हाँ, अभी तो क्लास है मेरा सर 2 सवा 2 तक, जाते जाते 2:30 हो जाएगा सर। ठीक है सर, हम ठीक है सर, ठीक है सर, हम जाके रूम पे चेक कर लेते हैं। अभी सर क्लास में करते हैं ना थोड़ा देर में। ठीक है सर। अब देखो यहाँ बात करते हैं बुआ, क्या a माइनस बी का मैग्नीट्यूड √2 आ गया। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे आपके नीट लेवल या जेई लेवल का घुमाते हैं। जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब एज इट इज नहीं है लेकिन उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। ये लेवल आपको धीरे धीरे हम लेके जाएंगे। रेडियो कहाँ कहाँ तुम खो गए मनी? क्वेश्चन का एक्चुअल मीनिंग पता चला क्या पूछा था, अब आगे लेके चले। अब देखो यार, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर, यहाँ इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम शॉर्टकट में यहाँ तो बता दिए हैं, इन डिटेल भी हम आपको बताएंगे बाबू। इन डिटेल यहाँ पे है, देखो इन डिटेल यहाँ पे है, देखो। अब तुमको यहाँ डायग्राम से समझ लेना है बबुआ। मान लो कि तुम्हारा ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर तुम्हारा ये है, समझ में आया? समझ में आया? तुमको क्या चाहिए? रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए? सब्सट्रैक्शन वाला। रिजल्टेंट वेक्टर 2 टाइप का वो आपके दिमाग में आ गया, एक एडिशन वाला, एक सब्सट्रैक्शन वाला। एक एडिशन वाला, एक सब्सट्रैक्शन वाला का पहचान है a माइनस बी। सब्सट्रैक्शन वाले का पहचान है a माइनस बी। अब हुआ एडिशन वाले का पहचान है a प्लस बी। ये बात तो पता है ना? एडिशन वाला रिजल्टेंट का पहचान वेक्टर a प्लस वेक्टर बी, सब्सट्रैक्शन वाले का पहचान a माइनस बी। अब देख लो यार, अगर वेक्टर a इधर की ओर है, वेक्टर b इधर की ओर है, तो तुमको पता है बढ़िया से भाई कि इसका रिजल्ट देखो, रिजल्टेंट का डायरेक्शन थोड़ा सा उल्टा चलेगा। यहाँ पे कैसे बताते हैं, अगर इसी वेक्टर को तुम पैरेलल इधर शिफ्ट करोगे तो क्या ये तुम्हारा रिजल्टेंट दे देता? यस और नो? लेकिन तुमको भाई वेक्टर बी नहीं चाहिए, माइनस वेक्टर बी चाहिए ना, तो माइनस वेक्टर बी के लिए इसका डायरेक्शन थोड़ा इधर की ओर लाना पड़ेगा। इधर की ओर लाओगे तो इसको शिफ्ट करके ए वेक्टर यही रहेगा, तो बी वेक्टर तुम्हारा शिफ्ट होकर यहाँ ना आ जाएगा, तो इसका टेल इसका हेड मिलाने वाला ये ना रिजल्टेंट का साइन आ जाएगा। भाई नहीं बुझाया? नहीं बुझाया? कहने का मतलब मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है ये वेक्टर ए है, ये क्या है बुआ? इधर देखोगे कंसेप्ट है, ये वेक्टर क्या है? ए है। ये तुम्हारा क्या है? वेक्टर बी है, ठीक है। तुमको चाहिए ए माइनस बी। तुमको क्या चाहिए? ए माइनस बी। क्या चाहिए तुमको? ए माइनस बी। अब जाके तुमसे एक बात हम पूछते हैं बुआ, अरे ए माइनस बी के लिए क्या करना होगा? जो बी है एक्चुअल में ए को भाई इसी बात को मैथमेटिकली क्या तुम वेक्टर ए आप प्लस और माइनस वेक्टर भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? भाई माइनस बी का मतलब क्या हुआ? पहले जिधर बी था उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? अरे मनी इधर देखो तो अपना दिमाग लगा लेना भाई, बढ़िया कंसेप्ट है। वेक्टर देखो, माइनस वेक्टर बी का मतलब क्या हुआ? जो बी वेक्टर शुरुआत में ऐसे रखा गया था, माइनस बी का मतलब सीधे उल्टा हो गया, सीधे उल्टा हो गया। अब यही बात देखो, वेक्टर बी पहले इधर था, क्या माइनस वेक्टर बी करने से वेक्टर बी इधर आया कि नहीं आया? इसी को देख के बताओ, ये वेक्टर ए ही रह गया कि नहीं रह गया? तुमको क्या चाहिए? रिजल्टेंट ना। हम वैसे देखो, अगर यहाँ रिजल्टेंट निकालने जा रहे थे, यहाँ रिजल्टेंट निकालने जा रहे थे, तो आपको ऐसे भी पता है कि इधर की ओर अपना एक वेक्टर लेना पड़ता था। यस और नो? यस। तो अगर भाई क्यों लेना पड़ता था? क्योंकि आपको पता है रिजल्टेंट वेक्टर बाबू अपोजिट ऑर्डर वाला में हो जाता था। टेल टू हेड होना, अगर टेल टू हेड हम 2 साइड लेते थे तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हेड टू टेल होता था? अपोजिट वाला ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन याद आ रहा है? वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे। तो क्या तुम इसको शिफ्ट करके पैरेलल इधर ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो? क्या बी वेक्टर को उठा के भाई गर्दन पकड़ के इधर उठा के ला सकते हो कि नहीं? और तुमको पता है कि यार देखो, ये है टेल से हेड और ये है टेल से हेड, तो जो तीसरा होगा क्या अपोजिट डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? तो अब की बात, जो रिजल्टेंट वेक्टर सब्सट्रैक्शन वाला होगा ए माइनस बी, क्या वो ये वाला वेक्टर होगा कि नहीं होगा? क्या यही लाइन डायग्राम यहाँ बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है?
अब जाके यहाँ कुछ माथापेची नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। तो यहाँ जो a माइनस बी का मतलब तुम क्या जानता है, ये तुम्हारा रिजल्टेंट का ही बात किया है, लेकिन सब्सट्रैक्शन वाला रिजल्टेंट का ही बात किया है, लेकिन और इस रिजल्टेंट का मॉड लगा दिया, यानी कि मैग्नीट्यूड का बात किया गया। किसका बात किया गया? और इसका फॉर्मूला पहले के तरह ही होगा, बीच वाले को भूला जाओ। बीच वाला मैथमेटिकल वर्जन है जो कि आपको इसके लिए डेरिवेशन करना होगा, इसको हटा देते हैं। इसलिए कंफ्यूजन से बचने के लिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला बताते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपके काम का होगा, जो डायरेक्ट फॉर्मूला देखो जो आपके काम का होगा। क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला? तो सर a माइनस बी जो होगा ना, a माइनस बी जो होगा, ये a माइनस बी दरअसल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होगा। बात खत्म। अब बताओ इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना बात समझ में आया कि नहीं भाई? a माइनस बी का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अब यहीं पे आपको एक बात और समझाते हैं। अगर a प्लस बी के मैग्नीट्यूड लेना होता था, क्या इसी के बदले में तुम r लिखते थे? क्या ये r का फॉर्मूला ये हो जाता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हो जाता था। अब इसी से मिलता जुलता है भाई तुमको, लेकिन बस इतना ही याद रखना है कि यहाँ a माइनस बी करना है। यहाँ पे क्या करना है? a माइनस बी। ये भी है रिजल्टेंट का ही मैग्नीट्यूड, लेकिन अंतर है, ये एडिशन वाला है, ये सब्सट्रैक्शन वाला। और यहाँ पे अंतर सिर्फ इतना हो जाएगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम सेम, बस यहाँ साइन थोड़ा उल्टा हो जाएगा, 2ab cos थीटा हो जाएगा। यस और नो, यस और नो हो जाएगा। तो सब्सट्रैक्शन के केस में ये याद रख लोगे। अब जाके आगे बढ़ाएं, पक्का? चलो भाई, यहाँ एक स्पेशल केस दिया हुआ है, देखो कंपेयर करके बताते हैं। तुम लोगों को हम पिछला क्लास में बताए थे कि अगर वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b के बराबर हो जाए, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर, उस टाइम अगर तुमसे मॉड ऑफ a प्लस बी, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ a प्लस बी, इसी के बदले में तुम r लिखना जानते थे, तो ये वैल्यू क्या हो जाता था? 2a cos थीटा बाई 2। मान लो ना इन दोनों का मैग्नीट्यूड a के बराबर है, वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड a के बराबर है, तो क्या वहां से रिजल्टेंट 2a cos थीटा बाई 2 होता था? ये वेक्टर सम वाला है। ये कौन सा वाला है? इसी से मिलता जुलता आप पढ़ते हैं। मान लो वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड मान लो a के बराबर है। दोनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? a का। तुमको चाहिए इन दोनों के सब्सट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, तुमको इन दोनों के सब्सट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड चाहिए। बस अंतर इतना ही है, 2a sin थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2a sin थीटा बाई 2 हो जाएगा। बताओ ये याद करना तुम्हारे टफ रहेगा कि आसान रहेगा? कंपेयर करके याद कर लोगे। अगर एडिशन वाला में भाई दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाला में रिजल्टेंट पूछेगा 2a cos थीटा बाई 2, सब्सट्रैक्शन में क्या हो जाएगा? 2a sin थीटा बाई 2 हो जाएगा। चल भाई अब जाके इसके आगे क्या है? चलो आ गया बढ़िया क्वेश्चन, पढ़ो क्या दिया है। तुमको दो वेक्टर का सम दिया है और बात देखो, इफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड लिया है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड लिया है और इसको बराबर कर दिया है वेक्टर a माइनस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड से। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब एडिशन वाला रिजल्टेंट हुआ या नहीं हुआ? क्या बोले हैं? दो वेक्टर का सम है। यहाँ पे दो वेक्टर का, कौन कौन दो वेक्टर का सम? एक वेक्टर a का सम, एक वेक्टर b का सम। जब कभी भी दो वेक्टर का सम लेते हैं बुआ, क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ये अगर रिजल्टेंट वेक्टर है तो ये क्या कहलाएगा? उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो, इसके सम वाले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड को बराबर कर दिए सब्सट्रैक्शन वाले रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड से। तब पूछा है कि एंगल बिटवीन a और b क्या होगा, यही ना पूछा है। कुछ नहीं करना है बउआ, दोनों का फॉर्मूला लगाओ। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? ये रिजल्टेंट ही है ना, सब्सट्रैक्शन एडिशन वाला रिजल्टेंट ही है ना। क्या होगा फॉर्मूला सर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होगा? 2ab cos थीटा। वेरी गुड। इधर बराबर का साइन है, बराबर का साइन दो। a माइनस बी का मतलब क्या होगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एक बार देख लो, कंफ्यूजन है तो पूछ लो बुआ, कोई दिक्कत नहीं। देखो अंतर क्या था? a प्लस बी यानी कि एडिशन वाला, ये सम वाला बात चल रहा है। सम वाला बात में इससे भी पहले सम वाला बात में 2a cos थीटा बाई 2 होता था। यहाँ सब्सट्रैक्शन वाला बात चल रहा है। किसका वाला बात चल रहा है? यहाँ 2a sin थीटा बाई 2। लेकिन कब? जब a और b का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। इससे पहले हम तुमको यहाँ बताए हैं
इससे पहले तुमको हम यहाँ बताए हैं, ये है तुम्हारा सम वाला फॉर्मूला, ये है तुम्हारा सब्सट्रैक्शन वाला फॉर्मूला। सब्सट्रैक्शन में -2ab cos थीटा, और यहाँ प्लस और माइनस में अंतर है, बाद बाकी दोनों जगह फॉर्मूला क्या है, सेम। कोई बात नहीं, अब क्लियर हुआ? चलो ठीक है। ऐसी क्लास का मतलब ये है, क्लास में फंसी ताकि आगे नहीं फंसना है। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों का स्क्वायर कर लेना है। दोनों का क्या करना है, यही हम कह रहे हैं कि दोनों का क्या कर लीजिए, स्क्वायर। जैसे स्क्वायर करोगे बउआ तो इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होगा, इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बउआ रे ए स्क्वायर से ये दोनों कैंसिल हुआ। थोड़ा सा भाई मैथमेटिकल, हम देखो एक साइड ले जाओगे यार, माइनस माइनस जीरो ही हो जाएगा। हम डायरेक्ट कर दिए। अब जाके यहाँ से क्या देख लो, इसको उठा के इधर लाओगे तो क्या 2ab cos थीटा, उधर माइनस में था तो इधर कितना में हो जाएगा, ये किसके बराबर, 0। ये पूरा ओवरऑल कितना होगा, 4ab cos थीटा किसके बराबर, यानी कि यहां से अगर cos थीटा निकालने का कोशिश करें तो 0 डिवाइडेड बाय 4ab, 0 डिवाइडेड बाय, किसी भी नंबर से 0 को भाग लगाओगे वैल्यू कितना आएगा, 0। भाई cos कितना डिग्री का वैल्यू 0 होता है, यानी कि थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। यस और नो, एंगल कितना आया, 90 डिग्री आया। मजा आया, बना लीजिएगा यहाँ तक का भाई, रहने देते हैं। कितना टाइम कितना हुआ है, मुंह तो लोगों का उतर गया, भूख लग गया शायद, छुट्टी दे देता। इसके बाद आपका जो बस 2 टॉपिक बच गए थे, सब्सट्रैक्शन पढ़ा लिए हम लोग। अब बचे थे बुआ रिजोल्यूशन, जिसको कहते हैं वेक्टर का कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। एक है उसी का 3D व्यू, जिसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं, और उसी का एक सब टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन। फिर से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, ठीक है। सॉरी नया टॉपिक कल से, कल क्या संडे, कल क्या पढ़ने वाले हो, केवल क्वेश्चन करना है कल, केवल केमिस्ट्री का, ठीक है। 50 क्वेश्चन आएगा पूरा मोल कंसेप्ट में, डिफरेंट एग्जाम का पूछा हुआ पूरा मोल कंसेप्ट का 50 क्वेश्चन रहेगा। कम से कम 2 घंटे का क्लास रहेगा, पूरा सिलेबस आए। हाँ टाइमिंग मैसेज कर देंगे आज ग्रुप में, टेलीग्राम पे मैसेज आ जाएगा, ठीक है। दोनों जगह कर देंगे, ठीक है। सुनो बुआ, अगर आपको इस टाइप की कंटेंट चाहिए, ऑफलाइन में चाहिए, तो आपको आना होगा डॉल्फिन क्लास पटना भिकना पहाड़ी, ठीक है। हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है। और साथ ही साथ अगर आप मुझे बिहार से बाहर से देख रहे हो, आप बिहार नहीं आ पाएंगे, पटना नहीं आ पाएंगे अगर, तो आपको ये सारा कंटेंट ऑनलाइन मिलेगा। मेरा एक कोशिश है छोटा सा कि जो आपको ऑफलाइन क्लास का फील होता है वो ऑनलाइन में मिल पाए। अभी तक ऑनलाइन में आप स्टूडियो बेस्ड पढ़ाई किए होंगे, जिसमें एक स्टूडियो होता है प्रॉपर, उसमें बस टीचर होते हैं और कैमरा होता है। लेकिन अभी हमारे इस बैच में आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है बुआ, टेंशन मत लेना, कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। इसमें आपको क्या मिल रहा है पता है, तो जो ऑफलाइन में हम पढ़ा रहे हैं, सामने बच्चे बैठे हैं, इसी माहौल के साथ आपको भी पढ़ाई करना है। तो मिलता हूं बच्चों, राधे राधे। आज का पूरा पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा। पीडीएफ नोट्स के लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा, 92 790 60 539, इस पे पीडीएफ के लिए मैसेज करना होगा। फिर आपको रेस्पेक्टिव ग्रुप में हम जोड़ देंगे, वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। राधे राधे बच्चों, मिलता हूं कल वाले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे।